चलिए गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत टाइम बाद लाइव मिलना हुआ हमें यहाँ पे। एसएससी सीरियल 2023 टीयर 2 का भी पेपर हुआ था। ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, सारी चीज़ों में सबसे मुश्किल जो एस्पिरेंट्स ने बताया, कहा कि सर मैथ्स डिफिकल्ट था। ठीक है, तो एक्चुअली अब हम पेपर को इन डेप्थ जानेंगे कि क्या सच में मुश्किल था या कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस मुश्किल थे जिसकी वजह से मुश्किल लगने लग गया, और इसके पीछे रीजन क्या है कि एस्पिरेंट को ऐसा पेपर भी मुश्किल लगा। ठीक है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा भी कि अगर आपने ये पर्टिकुलर एग्जाम एसएससी का ही दिया होता तो आपको पता चलता कि ये पेपर का लेवल उससे कंपैरिजन में काफी कम है। ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एस्पिरेंट्स फंसे हैं और उसकी वजह से काफी सारा टाइम उन्होंने डिवोट कर दिया और डिमोटिवेशन उन्हें एग्जाम देते टाइम आने लगी, जिसकी वजह से वो पेपर को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाए। ठीक, तो स्टार्ट करके सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, ओवरऑल आपको ये भी समझ आएगा कि कहाँ पे आप फंसे, कहाँ पे आप बेसिक से कर सकते थे। क्या आपको इस पेपर को देख के कोई मेजर डिसीजन लेना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन कम है या आपकी प्रैक्टिस कम है, यहाँ पे आपको ये भी आइडिया लगेगा। राइट, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें, मैथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम करता है, एक बार सारी चीजें आपने पढ़ ली, उसकी रिवीजन और आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अगर क्वेश्चन हल्का सा घुमा के पूछ लिया तो क्या आप वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, टीचर का एक लिमिटेड रोल होता है, वो सारी चीजें आपको पढ़ा सकता है, लेकिन उसके बाद जो प्रैक्टिस का काम है वो आपको करना होता है, टेस्ट आपको देने होते हैं। ठीक है, वहां पे अगर आपको रेलिवेंट टेस्ट मिल जाए तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वो चीज आपको भी धीरे धीरे समझ आएगी जैसे जैसे हम इस पेपर को सोल्व करेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस बेसिक से ही कराने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, जिन्होंने एक बार पढ़ रखा है वो चीजों को समझ पाए, कोई ज्यादा एडवांस मेथड्स नहीं लगाऊंगा सोल्व करने के लिए, सिंपल तरीके से हम करेंगे और सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं पूरे पेपर के अंदर जो मुझे लगा कि मैं लास्ट में कराऊं आप लोगों को, क्योंकि उसे देख के आप पेपर के लेवल को जज ना करें। ठीक है, उसके बाद मुश्किल नहीं है, ये भी आसान ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम इसे बस लास्ट में करेंगे क्योंकि नए बच्चे इसमें फंस रहे होंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस एक फ्लो में हम करते चलेंगे और आराम से आप सभी लोग भी कर पाएंगे। ठीक है, सो साथ साथ स्टार्ट करेंगे। बाकी ऑफिसर बैच जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपको एसएससी एग्जाम्स 2024 की कराई जाएगी, वहां पे आप देख सकेंगे। ठीक है, और जो सारे के सारे पेपर हैं वो टेस्ट फॉर्म में डाल दिए गए हैं। आप एज अ मॉक टेस्ट इन सभी पेपर्स को, मैथ्स का सेक्शनल देना है, रीजनिंग का सेक्शनल देना है, जीके का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, वो भी दे सकते हैं। कंबाइंड फुल लेंथ टेस्ट देना है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सीरियल के सारे डाल दिए हैं 2023 टीयर 2 के, 2023 टीयर 1 के भी डाले हुए हैं वेबसाइट पे, स्टेनो के, सीपीओ के, सबके डाले हुए हैं। आप जाके ट्राई करें जरूर और दें। चल, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का हमारे पास। ठीक है, ये कुछ दे रखा है, पी ए यूनियन बी, ये है पी ए बार यूनियन बी बार, ये दे रखा है, फिर पी ए दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से पूछा है। लास्ट में पूछा है देन द ओड्स अगेंस्ट द इवेंट बी आर। ठीक है, इवेंट बी के अगेंस्ट ओड्स क्या है ये हमें बताना था। मैंने कहा था 2 क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ूंगा, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें काफी लोग फंसे होंगे, तो ये हमने लास्ट के लिए छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफी लोग बार वाले क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करे उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो ये लाइन है ना, इस लाइन की स्टेटमेंट का मतलब हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आया हो कि इसमें एक्चुअली में निकालना क्या है, इसलिए एस्पिरेंट्स थोड़े से फंसे इस क्वेश्चन में। और आगे बढ़ता हूं मैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये हम आराम से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी मिलके एक काम को 12.5 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलके सेम काम को 18.75 डेज में कर सकते हैं, और सी और ए मिलके सेम काम को 15 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, अगर ए बी सी साथ मिलकर काम को करें और डी की भी मदद ले लें जिसकी एफिशिएंसी 40% है सी की एफिशिएंसी से, तो काम को कंप्लीट करने में पूरा कितना टाइम लगेगा। करते हैं सोल्व। इस टाइप के हमने टाइम एंड वर्क में ढेरों क्वेश्चंस किए होंगे सोल्व। अगर ए और बी मिलके एक काम को 12.5 दिन में करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी लिखते हैं, कितना टाइम लग रहा है वो लिखते हैं, 12.5 को 25/2 लिख सकता हूं। आगे बढ़ता हूं, बी और सी मिलके सेम काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18.75। जब 75 होता है हमें पता है ये क्या होता है, 3/4 होता है, और से सिंप्लीफाई करूंगा तो 72 + 3 75/4 आएगा। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बहुत क्वेश्चंस में ये चीज देखी जाती है। और आगे कहते हैं सी और ए मिलके इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 डेज में कर सकते हैं। इन तीनों का ही मुझे टाइम दे रखा है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप सीधा इनका अगर टाइम दे रखा है तो मैं टोटल वर्क इनका एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम में हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं खाली, 25, 75 और 15 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 75 आएगा। ए और बी की एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, तो 75 को डिवाइड करूंगा 25/2 से तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4, और सी और ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5। ये कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई। टोटल ए बी और सी की निकालूंगा, अगर तीनों को मैं ऐड कर दूं यहाँ पे
तो ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बनता है। ये किसके बराबर हो जाएगा 15 के, और a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 7.5। क्वेश्चन में कहता है ए बी और सी डी की मदद से काम को कंप्लीट करें तो कितना टाइम लगेगा। तो हमें क्या चाहिए, डी की एफिशिएंसी चाहिए। डी का क्या दे रखा है, डी 40% एफिशिएंट है सी के, मतलब जितना सी एफिशिएंट है उसका 40% है डी। तो सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। सी की कैसे मिलेगी, ए प्लस बी प्लस सी की अगर 7.5 है और ए और बी की 6 है तो सी की कितनी आ जाएगी मेरे पास 7.5 माइनस 6 दैट इज 1.5। और अगर सी की मेरे पास 1.5 है तो डी की कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर इसका भी 40%, तो मेरे पास 1.5 इंटू में 40% होता है 2/5, 0.3 और यहां पे आ जाएगा मेरे पास 0.6। तो ए बी और सी की है 7.5, इसकी है 0.6, तो कितनी एफिशिएंसी हो गई 8.1 चारों की मिला के। टोटल वर्क कितना है 75। कितना टाइम लगेगा सोल्व कर लो। ठीक है, पॉइंट हटाना चाहो पॉइंट हटा दोगे, 0 लग जाएगी, 3 से दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा मेरे पास 250, आगे कटेगा नहीं। ठीक है, 27 से काटूंगा 9 टाइम्स जाएगा, फिर मेरे पास 7 बच जाएगा और ये 27। दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। थोड़ा सा लेंथी था ये वाला क्वेश्चन, बट 1 से 1.5 मिनट के अंदर डुएबल था। इस तरह के काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पहले भी एसएससी ने पूछे हैं। चलूं क्या आ गया, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। आई होप इतना सभी लोगों को क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि इन तीनों का एवरेज हमें क्या दे रखा है, 11 दे रखा है, तो y का मान क्या होगा। अगर एवरेज 11 है तो सम कितना हो जाएगा मेरे पास 25 प्लस 46, ये हो जाएगा मेरे पास 71 प्लस y, ये किसके बराबर, एवरेज था 11, तो मेरे पास सम कितना होगा 11 इंटू में 3 33, ये बन गया। 33 में से 71 को घटाऊंगा तो -38 बचेगा या नहीं बचेगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। अच्छा एक चीज बताओ, मैथ्स और रीजनिंग के लिए टोटल आपको 1 घंटा मिला था। रीजनिंग का पेपर इजी था जो कि 25 मिनट में बच्चा कर सकता था। अगर मैथ्स को 35 मिनट दे दे हम ये मान के चले तो एक क्वेश्चन को एवरेज में 1 मिनट से ज्यादा मिल रहा है। अगर इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों को मैं मिला दूं, क्या 2 मिनट में ये दोनों क्वेश्चन तो आराम से डुएबल है ना। चलो इसमें 1.5 मिनट मान लिया, कुछ बच्चों को लग गया, और तो ये वाला क्वेश्चन तो 30 सेकंड का भी नहीं है, 20 सेकंड में हो गया होगा। तो बैलेंस आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो एक क्वेश्चन ये मिक्सचर का आया था, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसे भी मैं लास्ट में आपको कराऊंगा, बस ये दिखाने के लिए कि 2-3 क्वेश्चन को अगर एलिमिनेट कर दें टोटल पेपर में से तो पूरा पेपर आपके लिए कितना इजी हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, मॉक्स प्रॉपर देते नहीं है, इजी मॉक्स लगा लिया, फिर अच्छे लेवल के मॉक्स प्रैक्टिस नहीं करे और ईगो पे चीजों को लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये भी होता है एग्जाम में प्रेशर भी ज्यादा होता है, और जब हम पिछले साल का देखा था तो इजी था काफी ज्यादा पेपर, इससे तो इजी ही था। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी दिमाग में और चीजें चलती रहती हैं। चलो देखो क्वेश्चन में कहता है मेरे पास 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। मेरे पास ताश की एक गड्डी है, कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं हमें पता है। उसमें से मैंने क्या करा, 3 कार्ड निकालने हैं रिप्लेसमेंट के साथ, मतलब एक कार्ड निकाला देखा फिर वापस रख दिया तो दोबारा 52 हो गए, फिर एक कार्ड निकाला देखा वापस रख दिया फिर 52 हो गए, फिर 1 कार्ड निकाला फिर देखा फिर वापस रख दिया। तो हमेशा 52 कार्ड रहेंगे, रिप्लेसमेंट के साथ है, यहाँ पे दिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड आ जैक। पहला कार्ड क्या हो, जैक हो, गुलाम हो, दूसरा कार्ड ब्लैक कार्ड हो और तीसरा कार्ड क्या हो, इवन नंबर कार्ड हो। इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। जैक कार्ड कितने होते हैं, आप कहते हैं सर 4 तरह के शूट्स होते हैं, तो 4 जैक कार्ड होते हैं। टोटल पत्ते कितने हैं 52 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जैक आने की, ये हो जाएगी। ठीक है, अब पहला पत्ता तो हमने ये निकाल लिया, दूसरा पत्ता क्या कहता है, ब्लैक कार्ड हो। अब जो कार्ड निकाला मैंने वो वापस भी रख दिया, टोटल अगेन 52 कार्ड्स है। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं मेरे 26 होते हैं, टोटल कार्ड्स हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 डायरेक्टली लिख सकते थे या फिर मैंने पूरा लिख दिया अभी। तीसरा कहता है थर्ड कार्ड एंड इवन नंबर कार्ड। अब जो कार्ड यहां पे निकाला था वो भी वापस रख दिया। अब इवन नंबर का अगर कार्ड चाहिए तो इवन नंबर का कार्ड क्या होता है, आप कहेंगे सर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। नंबर कार्ड यही होते हैं ना मेरे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक टोटल हमारे पास मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 13 13 13 13 स्प्लिट कर देते हैं। इन 13 में से 9 हमारे नंबर कार्ड्स होते हैं। अगर उसमें इवन नंबर कार्ड्स की बात करूं तो वो 5 होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी या तो ये कर लो कि 5 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 13 इंटू में 4, 5 इंटू में 4 या डिवाइडेड बाय 13 इंटू में 4, जो कि टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से कितने
इवन नंबर कार्ड्स होंगे 20 होंगे, वरना डायरेक्टली 5/13 भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। सोल्व करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। ये मेरे पास है 1/13, ये होगा 1/2 और ये होगा 5/13। तो ऊपर तो 5 आएगा, कुछ कटेगा नहीं, चारों ऑप्शन में 2 में 5 आ रहा है। 13 इंटू 13 169, इंटू में 2 338। क्वेश्चन खत्म हो गया, सिंपल सा सवाल था। प्रोबेबिलिटी की क्लास देखी होगी तो आराम से आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, तीनों चीजें चाहिए हमें, पहले ये चाहिए, फिर ये वाली कंडीशन भी चाहिए, फिर ये वाली। जब तीनों कंडीशंस हमें चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर या हो कि या तो ये हो या ये हो या ये हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्लस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फटाफट से करिए। प्रैक्टिस बैच तो किरण ऑलरेडी अवेलेबल है मैथ्स का, ठीक है। टीयर 2 का जो अभी बैच आया था वो सारा प्रैक्टिस बैच ही तो है, आप उसमें से प्रैक्टिस करें अगर आपको प्रैक्टिस बैच चाहिए तो। आप एग्जाम को अगर देखेंगे तो कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बिल्कुल हटके पूछ लिया हो, कि एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सारे के सारे क्वेश्चन मतलब डुएबल हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज एट 10% पर एनम इज इतना। इफ द कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली, देन फॉर हाउ मेनी ईयर्स दिस सम वाज इन्वेस्टेड। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, देखते ही मैं इसका क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूं कि भैया 2 साल ही होगा। अगर चारों ऑप्शंस को देखे जाए, 2 3 4 और 6 है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा। आप देखो, अगर मैं इसको मोटा मोटा देखूं तो ये कितना परसेंट है, 4641, इसका 46.41% है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं हाफ ईयरली करता हूं तो मेरे को ज्यादा ब्याज मिलता है। अगर मैं हाफ ईयरली नहीं भी करता, फुल ईयरली लेके चलता कंपाउंड इंटरेस्ट का 20% के हिसाब से, तो 2 साल का कितना बनता है, 44 बनता है। ये इसके आसपास है या नहीं है, तो 2 साल ही हो सकता है, वरना 3 6 4 पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू, जो क्वेश्चन देखते ही आंसर मार्क करना था कि 2 साल। ठीक, बेसिक से करोगे तो आप क्या कहोगे, सर 20% तो 1 साल का हुआ, दो मतलब 1 साल का हुआ, आधे साल का कितना होगा, 10%। ठीक है, अगर कितनी साइकिल्स लगेंगी मेरे पास, आप कहेंगे सर ये साइकिल्स लगेंगी मेरे पास, ये हमें निकालना हो तो कितना ब्याज मिला मुझे, यहां पे 4641, इसमें जोड़ूंगा तो अमाउंट बनेगा 14641 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है मेरे पास 10,000, ये किसके बराबर होगा, ब्याज की दर है 10%, 10% के हिसाब से 10 का बनेगा 11, इंटू में नंबर ऑफ साइकिल्स, मतलब कितने पीरियड्स लगे ये चीज होने में। अगर मैं इसे कैलकुलेशन करूंगा तो आप देखेंगे ये कुछ और नहीं है, ये 11/10 की पावर 4 ही है। तो n कितना आ गया, 4। 4 का मतलब क्या, 4 साइकिल्स लगेंगी। 10% का ब्याज कितने टाइम का है, हाफ ईयर का है, तो 4 साइकिल्स लगी, तो हाफ इंटू में 4, ये कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स। क्वेश्चन हो गया खत्म। कर सकते हैं नहीं कर सकते, ओरली करने वाला सवाल था, 15 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं था ये वाला। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का देखो कितना मतलब सवाल है ये हमारे पास। ठीक है, इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। बी ने क्या करा, 15 kg एप्पल्स परचेज करे एट द रेट ऑफ 180 पर केजी फ्रॉम अ होलसेलर हु यूजेस अ वेट ऑफ 950 ग्राम फॉर द केजी वेट। बी एक पर्सन है जिसने एक होलसेलर से 15 किलो एप्पल खरीदे 180 रुपए पर किलो के हिसाब से, और जो होलसेलर है वो चोरी करता है। यहाँ पे वो क्या करता है कि 1 किलो की जगह सिर्फ 950 ग्राम वेट देता है। अब बी ने क्या करा, बी ने इन एप्पल्स को बेचा 180 रुपए पर किलो के हिसाब से ही, लेकिन इसने ये और भी आगे निकल गया कि 1 किलो की जगह मैं 750 ग्राम ही वेट दूंगा। ठीक, तो हमें बताना है कि बी ने परसेंटेज कितना प्रॉफिट अर्न करा है इस ट्रांजैक्शन में। जब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की बात की जाए तो क्या यह मैटर करता है कि कितने किलो उसने सामान बेचा। 1 किलो बेचेगा उस पर भी उतना ही % प्रॉफिट होगा, 20 किलो बेचेगा परसेंटेज प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा ना। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये 15 kg दे रखा था, इसका कोई लेना देना ही नहीं। अब इसे अगर मैं बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व करने लगूं तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा, 180 रुपए का 1 किलो है, 1 किलो की जगह उसे कितना मिला, 950 ग्राम मिला, तो 1 किलो का कॉस्ट प्राइस उसे 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा। आप कहेंगे सर 950 ग्राम कितने का है, 180 का है, तो 101 ग्राम उसे पड़ेगा 180 भाग 950। ऑल्दो इसमें रेट सेम है तो वो भी कट जाता, लिखने की जरूरत नहीं थी, बट मैं समझाने के लिए आपको सारी चीजें लिख रहा हूं। ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस 1 ग्राम का। सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका 1 ग्राम का, वो 180 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच रहा है लेकिन दे रहा है 750 ग्राम, तो 1 ग्राम कितने का हो गया, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन को सोल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। 180 से 180 कट जाएगा, यहाँ पे 50 से काट दोगे तो 19 और ये आएगा 15, तो 15
रेशियो 19, प्रॉफिट कितने का है 4 का, कितने पे है 15 पे है, तो सोल्व कर लेंगे। इंटू 100 करना था, ये डायरेक्टली कर सकते हो। 400 को अगर 40 को काटूंगा 2 जा 90 बनेगा 6.67%। क्लियर है या नहीं है? सिंपल था या नहीं था? वरना इसे हम डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, 1-1 ग्राम का आपने निकाल लिया कॉस्ट प्राइस, 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस, खत्म, कंप्यूट करके आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 2800 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर इज एक्स एंड 1736 इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 6200 एट द रेट ऑफ 14% फॉर y years, then what is the value of x by y? सिंपल इंटरेस्ट का सरल सा सवाल। अगर हम देखें 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना लगेगा? ठीक है, 10% इसका होगा 280, तो 1 साल का ब्याज 280, 3 साल का 280 इंटू में 3 कर दूंगा तो मेरे पास आ गया 840। ये तो आ गया मेरे पास x का मान। आगे कहता है कि 1736 सिंपल इंटरेस्ट मिलता है हमें 6200 पे 14% के हिसाब से, तो हमें बताना है फॉर y ईयर्स, तो y का मान क्या होगा? तो यहां पे आप किस तरीके से करेंगे? अगर इसका 14% निकालूं मैं 6200 का, तो 1% तो हो गया मेरे पास 62, 14 2 जा 28, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 14 6 जा 84 और 2 86। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। हमें टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 1736। आप देखेंगे ये तो इसका क्या है 2 टाइम्स है, तो मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ गए 2 आ गए, तो y का मान आ गया 2। x बाय वाई अगर हमसे पूछा है तो डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया 420। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है कि इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, और कुछ नहीं है। इस बार एसएससी एडवांस मैथ्स बहुत ही कम पूछा, सारा अर्थमेटिक पूछ लिया, और अर्थमेटिक में भी एक टाइप के दो क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन। इसलिए अर्थमेटिक पे आपको कमांड ज्यादा बनानी थी, हमने फोकस भी प्रैक्टिस सेशंस में अर्थमेटिक पे ही ज्यादा किया था। अगर मैं इसे देखूं तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो रूट में है सारा का सारा, तो आपको इंडिविजुअली रूट में जाने की जरूरत नहीं है कि इसे रूट से बाहर निकालूंगा क्या आएगा। ये भी पावर 1/2 पावर 1/2 पावर 1/2 एक बड़ा रूट में लगा सकता हूं, और इसे सोल्व करने के लिए मैं सीधा लिख सकता हूं 1.24 इंटू में 2.79, और यहां पे मेरे पास 2.64 इंटू में 5.94। अच्छा, अब हम काटना स्टार्ट करेंगे इसे सोल्व करने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे ये लास्ट में 24 है, 4 से कट जाएगा, 64 है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाएंगी, तो 4 से इसे काट लो, ये मेरे पास आ जाएगा। पॉइंट हटाना चाहो तो पॉइंट सारे हटा ही दो, ये कंफ्यूज ही कर रहे हैं, सारे पॉइंट हट जाएंगे। तो मेरे पास 4 से काटा तो ये आ गया 31, और यहाँ पे 4 से काटूंगा तो ये मेरे पास आएगा 66। ठीक, अब ये दोनों तो आगे कट नहीं रहे, ये ओड है, इवन से कटेगा नहीं, तो इन दोनों को कुछ कॉमन आए तो काटें। आप देखेंगे 7 और 2 9, 9 18, ये 9 से कट रहा है, और नीचे वाली वैल्यू भी मेरी 9 से कट रही है, तो यहाँ पे मेरे पास ये आएगा 31, और इसे 9 से काटूंगा तो मेरे पास 66। तो यहाँ पे नीचे भी 66 का स्क्वायर है, ऊपर 31 का स्क्वायर है, रूट से बाहर निकालेंगे 31/66। क्या ये क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया? बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में? नहीं था। अब ये हमारे पास एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया है, कहता है एक सॉलिड क्यूब है जिसकी एज की लेंथ है 48 सेंटीमीटर, इसे पिघलाया जाता है। आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स बनाए जाते हैं, हर एक की वॉल्यूम जिसमें कितनी है मेरे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और ये बनाए जाते हैं विदाउट एनी वेस्टेज। तो हमें बताना है कितने स्मॉल क्यूब्स बनेंगे। तो सीधी सी बात है भैया, बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम को आप डिवाइड कर दो छोटे वाले क्यूब की वॉल्यूम से, तो मेरे पास नंबर ऑफ क्यूब्स निकल के आ जाएंगे। ये क्या है, साइड है बड़े वाले क्यूब की 48 सेंटीमीटर, तो 48 इंटू 48 इंटू में 48, यही होगा मेरे पास क्या इसका वॉल्यूम। नीचे वाले मेरे पास जो क्यूब बना है उनका क्या है 64 है। 64 इज नथिंग बट 4 का क्यूब, आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये 4 का क्यूब होता है मुझे पता है, तो चारों को 4 से काट देता हूं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये 12 12 12 और नीचे पूरा कट जाएगा, 12 क्यूब, मेरे पास आंसर आ गया 1728। क्वेश्चन खत्म है या नहीं है? अब देखो इसमें आप ऐसा भी कर सकते थे कि भैया इसकी वॉल्यूम 64 दे रखी है, तो साइड क्या होगी जो नया क्यूब होगा उसकी 4 होगी।
हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला ही होता है वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉल वॉल्यूम, तो बड़ी साइड डिवाइडेड बाय स्मॉलर साइड, इसका क्यूब कर दो, बात वही है। तो मैं इसे ऐसे भी देख सकता था कि भैया ये 48 है और यहाँ पे मेरे पास ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है का क्यूब, तो 12 का क्यूब 1728 हो गया। बाकी हमें पता ही होता है इस तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या होता है, परफेक्ट क्यूब आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो चारों में से परफेक्ट क्यूब चेक कर सकते थे, ठीक है, बट नॉट 100% से, और कई बार पॉइंट में वैल्यूज आ जाती हैं तो उस केस में अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी होती है, तो एकदम इतना तुक्का नहीं लगाएंगे हम, लेकिन यू कैन डू दिस, ऐसे कर सकते थे इस आराम से। अब ये देखो कितना आसान सा सवाल हमारे पास, पी रेशियो क्यों 3:4 है, क्यों रेशियो आर 4:7 है, पी प्लस क्यों रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस पी हमसे पूछा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, क्यू रेशियो कॉमन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, रेशियो मेंटेन है, तो डायरेक्टली लिखो पी रेशियो क्यू रेशियो आर कितना हो गया 3:4:7 हो गया। हमसे पूछा पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू 4 और 3 7 हो गया, क्यू प्लस आर ये कितना हो गया 11 हो गया, आर प्लस पी कितना हो गया 7 और 3 10 हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा, 7 11 और 10। चलें क्या आगे। अब इतना सिंपल क्वेश्चन है तो मैं ऑप्शन से जाके इसमें दिमाग नहीं लगा रहा कि ऑप्शन से क्या बन सकता है, क्या छोटा तरीका, देखो सिंपल सा सवाल है, इसमें दिमाग बेसिक से करेंगे अपना आंसर आ जाएगा हमारे पास, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है इसके अंदर हमें। वरना इसमें सोचने वाले को तो फिर ये कह सकते हैं कि सर पी प्लस क्यू पूछा है, तो पी प्लस क्यू अगर मैं खाली यहीं से देखूं, अभी रेशियो मेंटेन भी नहीं करे, तो ये 7 रेशियो आ रहा है, तो मैं अगर सिंप्लीफाई भी करूंगा रेशियो का, तो पी प्लस क्यू जो भी आएगा वो मेरा 7 का मल्टीपल होगा ही होगा, तो हम न्यूमरेटर में फिर 7 को देख सकते थे, जस्ट इन द सेंस कि आगे जाके बस 7 सब जगह कॉमन आके कटे ना, ठीक है, उसके चांसेस बहुत ही कम होंगे, तो ऐसे भी हो जाता। अब देखो जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल ये है हमारे पास, क्या कह रहा है इसमें, विपिन 1/3 डिस्टेंस एक जर्नी का कवर करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रिमेनिंग डिस्टेंस कितना कवर करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 12 घंटे लगे पूरी जर्नी को खत्म करने में, तो हमें बताना है टोटल डिस्टेंस कितना रहा। अब डिस्टेंस बताना है हमें, टाइम भी दे रखा है, कैसे करेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस को अगर मैं डी मान लूं तो उसने क्या करा 1/3 डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर करा 30 की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है मेरे पास टाइम होता है, तो इतनी जर्नी में इतना टाइम लगा होगा, आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग डिस्टेंस अगर 1/3 कर लिया है तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा 2D/3 ये डिस्टेंस बचा होगा, इसे कवर करा 40 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा होगा इतना टाइम लगा होगा। टोटल मेरे पास टाइम कितना लगा जर्नी में 12, हमें डिस्टेंस का मान बताना है कि डिस्टेंस का मान क्या होगा, सोल्व करके हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। 2 से काटूंगा 40 को तो ये आ जाएगा 20, ये 90 है ये 60 बनेगा, एलसीएम लूंगा तो मेरे पास 180 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 3, तो ये आ जाएगा 5D। क्लियर, यहां से 5 से काटूंगा तो ये 36 इंटू 12 कर दूंगा, तो 12 6 72, 7 कैरी फॉरवर्ड 36 और 7 43। ठीक, क्वेश्चन हो गया खत्म, कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें बताना है सिंगल डिस्काउंट क्या होगा इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 35% एंड 10%। ठीक है, ये चार ऑप्शंस भी हमें दे रखे हैं, एक 48 है, एक 65 है, 42 है और 53 है, चारों ऑप्शंस दूरी पे हैं, हम चाहें तो अप्रोक्सीमेशन की मदद भी ले सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो यूनिट डिजिट से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यूनिट डिजिट भी मुझे अलग दिख रही है, आपके ऊपर है, ठीक है। अगर मैं सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे 20 है, 35 है और 10 है, या तो आप फॉर्मूला लगाएंगे या फिर आप बेसिक से करेंगे, ठीक है। आप दो का फॉर्मूला लगा के करना चाहें दो के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 3 का फॉर्मूला लगाना चाहें तो 3 के भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है 20, 10 और 35, किसी भी ऑर्डर में लिखूं कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो फ्रैक्शन मेथड भी यहां पे यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर मैं फ्रैक्शन मेथड यूज कर लेता हूं क्योंकि सिंपल सी वैल्यूज है, आई थिंक फ्रैक्शन मेथड भी इजी रहेगा। अगर 20% का डिस्काउंट दिया तो 80% पे बेचेंगे, तो 4/5, 5 की वस्तु है 4 में बेचेंगे। 10% का डिस्काउंट दिया तो मेरे पास 10 की वस्तु है, कितने पे बेचेंगे 9 पे बेचेंगे। और 35% का अगर डिस्काउंट दिया तो 65% पे बेचेंगे, मतलब 20 की वस्तु है तो कितने पे बेचेंगे 13 पे बेचेंगे। ये कितना हो गया मेरे पास, ये तो हो गया मेरे पास 1000, आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, 4 9 जा 36 हो गया, 36 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 कैरी फॉरवर्ड 468।
इतने का पड़ा, इतने का बेचा, डिस्काउंट कितने का दे दिया मैंने इस पे, मैंने डिस्काउंट दे दिया यहाँ पे 532 का। कितने परसेंट डिस्काउंट दे दिया, 1000 पे 532 का है, 100 पे कितना होगा, यहां से एक जीरो अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, है ना। तो मेरे पास ये आ गया 53.2, क्वेश्चन हो गया खत्म। या तो ऐसे कर लेंगे वरना सक्सेसिव, जैसे 20 और 10 का निकालेंगे तो 20 + 10 - 20 × 10 तो ये आ जाएगा 28। फिर 28 और 35 का निकालूंगा तो 28 + 35 करूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 63 - 35 × 28 / 100। अप्रोक्सीमेटली देखना चाहो इसे 30 और इसे 30 बना लूं क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, तो 900 लगभग 9 इससे कम जाएगा, 9 के आसपास, 9 के आसपास इससे घटाऊंगा तो 4 ऑप्शन में यही आंसर करेक्ट हो सकता है। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, यूनिट 8 पे जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का है। ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, हमें 1/b - 20 में ए बताना है। तो मतलब ए और बी को सोल्व करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा है, यहाँ पे ए ये दे रखा है तो a² - b², a² - b², a² - b², a² - b², क्या होता है मेरे पास a + b और a - b, यही फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। 58 + 25 कितना हो जाएगा मेरे पास 83, 58 - 25 कितना हो जाएगा मेरे पास 33, ठीक। 46 + 37 कितना हो जाएगा मेरे पास 83, 46 - 37 कितना हो जाएगा मेरे पास 9, ये आ गया। ये हो गया मेरा ए का मान, आप देखेंगे यहां से ये कट जाएगा और 3 से काट दूंगा तो मेरे पास 11/3 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद बी पे चलते हैं। 26 + 15 41, 26 - 15 दैट इज 11, 56 - 15 दैट इज 41 और यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 71, 41 से 41 कट जाएगा, 11/71 ये बचेगा मेरे पास बी। सोल्व करना है 1/b तो रिवर्स करेंगे 71/11 आ गया, -20/a 20, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा नीचे रह जाएगा 11। सोल्व करेंगे क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 60/11, 71/11 मतलब 11/11, आंसर आ गया 1। क्लियर। तो इसके लिए क्या एडवांस नॉलेज की जरूरत है आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में क्या आता है, एक मर्चेंट क्या करता है सेलिंग प्राइस को फिक्स करता है 42% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। गुड्स को वो 15% डिस्काउंट पे बेचता है एमआरपी के, तो हमें बताना है परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। बचपन से करते हुए आ रहे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल। कॉस्ट प्राइस को या तो आप ऐसे कर लो कि 100 मान लिया, 42% अबव मार्कअप कर दिया तो एमआरपी कितना हो गया मेरे पास 142 हो गया। 15% का डिस्काउंट दे दिया तो इसका 15% आप निकाल लो या फिर इसका 85% निकाल लो, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए वरना 15% निकाल के आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 15 2 जा 30 कट जाएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड, 15 4 जा 60 और 3 63, 6 कैरी फॉरवर्ड होगा, 15 और 6 21, तो 21.3 मेरे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। 42 में से ये वाली वैल्यू घटा दूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बचेगी 20.7, ठीक है 120.7। प्रॉफिट कितना हो गया कॉस्ट प्राइस पे 20.7 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 20.7, अब नियरेस्ट टू एन इंटीजर 21। ये लंबा मेथड है, ठीक है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। हमने देखा मेरे पास कोई कॉस्ट प्राइस है ना, उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, पहले मार्कअप कर रहा हूं कितने का 42% का, तो 42% में वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, फिर उसमें जो वैल्यू बनी उसमें 15% का लेस कर रहा हूं, तो यहाँ पे 15% का डिक्रीज है, ये सक्सेसिव है ना। तो नेट चेंज कितने का आएगा कैसे बताऊंगा मैं, आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला लगा दो 42 - 15 + 42 इंटू में -15 डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन आपका यहां से भी सोल्व हो जाता है। ये वाली वैल्यू मेरे पास बच जाएगी यहाँ पे 27 और यहाँ पे माइनस में मेरे पास बचेगा काटना चाहो तो आप ऐसे काट लो वरना 100 को मत काटो, 15 को 42 में मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60 और 3 63, 6.3, ये आएगा आपका 20.7 अप्रोक्सीमेटली 21। चलें आगे, चारों ऑप्शंस इतनी ज्यादा दूरी पे थे 42, 21, 35, 27। जैसे ही मैंने देखा 42 - 15 है, मुझे पता था ये 20 यहां से ये घटाया 27 से छोटी एक वैल्यू जाएगी और चारों ऑप्शन में 27 से छोटी वैल्यू कौन सी जाएगी,
यही है, और कोई है ही नहीं। देखते ही 15 सेकंड में भी किया जा सकता था अगर ऑप्शन की भी मदद ले लेते इस क्वेश्चन में हम। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है 6 डिजिट का नंबर है हमारे पास, ये 24 से डिविजिबल है, हमें पी क्यू का मान बताना है। अब देखो पी क्यू का अगर हमें इसमें मान बताना है, 24 का मतलब क्या है कि भैया ये 8 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, है ना। अगर 8 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा तो सबसे पहले 3 से अगर डिविजिबल होना चाहिए तो इसका सम, सारे डिजिट्स का सम 3 से कटना चाहिए। सम करूंगा तो मैं 9 और 4 13 और 2 15, 15 प्लस पी प्लस क्यू है। 15 तो मेरा ऑलरेडी 3 से कटता है, तो मैं कहूंगा पी प्लस क्यू मेरा क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पे 8 भी है। 8 का मतलब क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से कटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 है तो मतलब 4 से भी कटेगा क्योंकि क्यू हमारा सेकंड प्लेस पे है। तो मैं कहूंगा ये वाली दोनों वैल्यूज मेरी क्या होनी चाहिए, 4 से कटनी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या मेरे पास सिनेरियो बनेगा यहाँ पे, यूनिट डिजिट 4 है यहां पे, अगर मेरे पास यूनिट डिजिट 4 है तो क्यों का क्या क्या मान पॉसिबल है कि ये वाला मेरे पास पूरा का पूरा जो नंबर है वो 4 से कट जाए। ठीक है, यहाँ पे ओड है तो हमें रिमाइंडर क्या चाहिए होता है, रिमाइंडर हमें यहाँ पे 4 चाहिए होता है। कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होंगी फटाफट से सोच के बताओ यहाँ पे। देखो अगर मैं 9Q4 लिख रहा हूं तो इसमें से लिख सकता हूं 900 प्लस Q4, है ना, ये लिख सकता हूं। 8 से घटना चाहिए पूरा का पूरा। 8 से अगर इसे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, क्योंकि ये ओड नंबर है तो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर 4 आता है। तो मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट जब मैं 8 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या दे दे, यहाँ पे मुझे रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। अब चाहो तो आप इस 4 को क्या कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो। अगर मैं इस 4 को ऐड कर दूं तो मैं कह सकता हूं ये वाला पार्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, Q8। क्यों का क्या क्या मान पॉसिबल है आप फटाफट से बताएंगे। आप कहेंगे सर क्यों की जगह मैं 0 रख दूं तो भी 8 से कट जाएगा, क्यों की जगह मैं 4 रख दूं तो भी 8 से कट जाएगा, और क्यों की जगह यहां पे मैं 8 रख दूं तो भी कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज क्यों की पॉसिबल होंगी, या तो 0 होगा या फिर 4 होगा या फिर 8 होगा। अब यहां पे देखते हैं मैच मिला के, हमें पी क्यू का मैक्सिमम मान चाहिए तो हमें कोशिश करनी है कि पी भी मैक्सिमम हो और क्यू भी मैक्सिमम हो। तो क्यू को अगर मैं यहाँ पे 8 रख देता हूं, क्यू को मैंने 8 रख दिया, तो ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे पी की पॉसिबल है जिससे कि 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आप कहेंगे सर ये मैं मैक्सिमम यहाँ पे 9 रखूंगा तो 17 हो जाएगा, नहीं हो सकता। 8 नहीं रख सकता, 16 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा 7। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है अगर क्यू को मैं 8 रखता हूँ, और 8 इंटू 7 क्या होता है मेरे पास, 56 होता है। तो मेरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 56 आ सकता है। बाकी 56 तो पॉसिबल केसेस में से है, तो 32 कट गया, 42 कट गया, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू ये आ चुकी है, या तो 68 होगा या फिर मेरे पास क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी 56। अगर 8 रख रहा हूं तो 56 मिल रहा है। सेकंड पॉसिबल वैल्यू क्या है, क्योंकि मेरे पास सेकंड पॉसिबल वैल्यू है मेरे पास 4, है ना। अब मैं 4 कुछ भी रख दूं, यहां पे 4 रखा, पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9, मुझे नहीं पता 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो भी मेरे पास जो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा 9 इंटू 4 36 तक जा सकता है। वरना पी की वैल्यू से छोटी होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो छोटी वैल्यूज होंगी, तो वो सब तो पॉसिबल नहीं है। तो ये 68 तक तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर मेरा डी ही करेक्ट हो सकता है। समझ आया सभी लोगों को यहाँ पे। एग्जाम में बहुत जरूरी है कि हम पैनिक ना करें, ठीक है। तभी मैं बार बार हमेशा रिपीट करता आया हूं कि आप डेली मैथ्स के 30 मिक्स क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एक टाइम के बाद टीचर का रोल खत्म हो जाता है, स्टूडेंट की खुद की प्रैक्टिस मदद करती है एग्जाम में। अब ये नॉर्मल सी चीज है, कोई टीचर कैसे, मतलब अगर बेसिक कैलकुलेशन इस टाइप के हजारों सवाल आपको सभी टीचर्स ने कराए होंगे, मैंने ही नहीं बाकी सभी टीचर्स ने भी कराए होंगे आपको। अगर जैसे ये वाला सवाल है, एसएससी ने इस टाइप का पहले बहुत बार सवाल पूछा है, एक बार नहीं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी जो सरमाउंट करता है स्क्वायर बीसीडी पे, तो हमें बताना है एंगल ईएबी प्लस 3 इंटू एबी। अब मेरे पास यहां पे ध्यान से समझिएगा कि एक मेरे पास है क्या,
जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास एक स्क्वायर है, उसके ऊपर एक ट्राइंगल डाला गया है, ठीक है। अभी नेमिंग कर लेंगे हम अपने हिसाब से, कुछ इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल उसके ऊपर डाला गया है। मेरे पास क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी है और बीसी डीई पे है, तो बीसी कॉमन है, तो साइड बीसी कॉमन होगी स्क्वायर की और इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बीसी और डी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ई यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ए यहाँ पे आ जाएगा, फिगर हमारी बन गई। हमें क्या क्या है, एंगल ई ए बी। अब ये वाला एंगल देखते हैं, जिन लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की या फिर आपने क्लास के कंटेंट को रिवाइज किया हुआ है, तो आप देख के ही कहेंगे सर ये वाला एंगल कितना होता है इस पर्टिकुलर केस में। कितनी बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है ये वाला एंगल बताओ कि कितना होगा। हमसे यहाँ पे कहा है एंगल ई ए बी, इसे मैं फिलहाल मैं मान लेता हूं से एक्स, और प्लस 3 इंटू में ए ई बी, इसे मैं मान लेता हूं वाई। तो मुझे x प्लस 3y बताना है। कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल सा है भैया। देखो जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने हो हमें सोल्व, तो हमें मान के चलना है कि क्या क्या दे रखा है। अगर ये स्क्वायर दे रखा है तो सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, ये मुझे पता है। ऊपर वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा। सारी साइड्स स्क्वायर की बराबर होती हैं, तो इस वाली साइड को अगर मैं a मान लूं तो ये भी a और ये भी a। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड बराबर होती हैं, तो ये भी a क्योंकि ये नीचे वाली है और ये भी है। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, अपने किस ट्राइंगल को देखूं, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे मेरे पास क्या है, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाली साइड ए ये वाली साइड है, तो इसका मतलब अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, y आ गया। ये 60 डिग्री है, ये मेरे पास 90 डिग्री है। सारे एंगल्स का सम कितना होगा, आप कहेंगे सर अगर इसे भी x मान लू y को भी, तो 2x प्लस 90 प्लस 60 डेट इज 150, ये कितना 180 डिग्री के बराबर। एक ट्राइंगल के सभी कोण का योग 180 होता है। x का मान कितना आ गया 15, और यही मेरा y के बराबर भी होगा। तो यहाँ पे x प्लस 3y मतलब 4x कितना हो गया मेरे पास, ये 4 इंटू 15, ये आ जाएगा 60। जिन लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस में पहले कर रखे, 2017 में भी आया था मेंस के अंदर, और बाकी भी बहुत बार पूछा गया है, तो वो डायरेक्टली जैसे यहाँ पे ये पूछा ना ये और इसका 3 इंटू ए, वो डायरेक्टली कहेंगे सर ये 15 होता है, पर ये भी 15 ही होता है, तो 15 प्लस 15 इंटू 3 45 60। 20 सेकंड के अंदर मैं, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लगाया होगा। चलूं आगे मैं, अब देखो ये मोड के ऊपर सवाल बन गया। कहता है अ सेट ऑफ डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल with class interval and their respective frequencies has a mode of 48.5. The lowest boundary of the model class was 46.5. The frequency of the model class was 34. The frequency of the class interval just preceding the model class was 32, and the frequency of the class interval just succeeding the model class was 25. What was the width of the model class? अब ये तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। मोड का फॉर्मूला आपको कराया था, क्या होता है मोड का फॉर्मूला, ये होता है लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू में h बेसिकली क्या होता है, विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। ये क्या होता है, लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास f1 होता है, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी f0 होता है, ठीक है। और ये सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को f2 बोलते हैं। फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। 48.5 ये किसके बराबर होगा, ये होगा 46.5 प्लस यहां पे मेरे पास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 34, तो 34 माइनस में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास कितनी दे रखी है 32, डिवाइडेड बाय ट्वाइस इनटू में 34 माइनस 32। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास 25 माइनस 25 इनटू में विड्थ ऑफ मॉडल क्लास डेट इज h निकालना है सोल्व करके। सोल्व करो, हमारे पास ये क्या आएगा, यहां से ये काटा तो 2 आ गया, ये इधर बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 68 माइनस 32 36 माइनस 25, ये आ गया 11 और इनटू में h।
ये तो सिंपल क्वेश्चन में से आगे आपको पूरी डायग्राम भी नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, सारी चीजें बता रखी है, फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। मैंने आपको कहा था स्टेटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पिछली बार भी 2 क्वेश्चन आए थे और सिर्फ 1 घंटे की वीडियो डाली भी है यूट्यूब पे स्टेटिस्टिक्स की, 1 घंटे की भी पूरी नहीं, 50 मिनट की है। वो देख के जाओगे तो स्टेटिस्टिक्स के छूट ही नहीं सकते क्वेश्चन आपके। एक कोड दे रखी है सर्कल की, जिसका मान दे रखा है 20.5 सेंटीमीटर। हमें बताना रेडियस क्या हो सकता है। अब देखो ये चीज देखते ही मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी। भैया जब मैं सर्कल बनाता हूं तो कोड के बारे में मुझे क्या पता है, कोड की मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है। आप कहेंगे सर कुछ भी हो सकती है, छोटी से छोटी कोड बनानी है, मैं ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन कोड की मैक्सिमम लेंथ के बारे में हमें पता होता है कि भैया कोड की जो मैक्सिमम लेंथ है ना, वो डायमीटर के बराबर हो सकती है। हमने ये पढ़ा है जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो डायमीटर के बराबर होती है, दैट इज 2r के बराबर होती है। तो जो भी कोड है मेरी वो या तो डायमीटर के बराबर सबसे बड़ी होगी या उससे छोटी होगी, सीधी सी बात है। तो मैं कह सकता हूं कि जो कोड की लेंथ है या तो ये छोटी होगी या बराबर होगी किससे, मेरे पास डायमीटर से। सोल्व करेंगे तो रेडियस का मान मेरा बराबर होगा या बड़ा होगा किससे, 10.25 से। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है या नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सिंपल सा। अब कहता है ये सिंप्लीफाई कर दो, कोई लंबा नहीं है, डबल सिंप्लीफिकेशन नहीं है कि ऊपर भी दे रखा है नीचे भी दे रखा है, सिंगल लाइन में से, तो लास्ट के लिए भी नहीं छोड़ना, साथ के साथ करने वाला सवाल है मेरे पास। अब सबसे बड़े ब्रैकेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं सोल्व करना, ठीक है। जहां से आप करना चाहें वहां से करो, वैसे आपके ऊपर है, इतना कोई है ही नहीं इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन वाला काम। जैसे कि अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, ये अंदर जा रहा है ब्रैकेट फिर बाहर ही आ रहा है, तो चलो पहले अंदर वाले ब्रैकेट को लेके चलते हैं, ठीक है, बाद में कर लेंगे, वरना ये 1/8 127/36 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिवीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे, मल्टीप्लीकेशन से। तो पहले डिवीजन वाला हम परफॉर्म करेंगे। डिवीजन में हम पैरेलली काट सकते हैं, मैंने सिखाया था। तो अगर 5 से काटूंगा तो ये 3 आएगा, 3 से काटूंगा तो ये 8 आएगा, और इसे मैं पैरेलली काटूंगा किससे, 2 से, तो 7 बचेगा और मेरे पास ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो 12/21 इंटू में मेरे पास बचा 7/4। यहां से काटूंगा तो ये 3, यहां से काटूंगा तो ये भी 3, 3 से 3 कटेगा तो 1। तो मेरे पास ये पूरा ब्रैकेट सोल्व होकर आया 1। अब ये वाले ब्रैकेट पे आते हैं, इसमें आप पैरेलली काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 से काटूंगा 5 और ये आएगा 9, 9 से काटूंगा तो ये मेरे पास आएगा 4, 4 से इसे काटूंगा तो ये आएगा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5/6 है, और 1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा का पूरा मेरे पास ये आ जाएगा 5/36, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस ही है तो सारा लिख लेते हैं। ये 5/36 है, मेरे पास यहाँ पे माइनस में आया था 1, यहाँ पे आया था मेरे पास 1/8, और यहाँ पे मेरे पास आया था 27/36। सोल्व करेंगे, मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, या तो पूरा एलसीएम ले लो वरना सिंप्लीफाई कर लो। जैसे 36 है, 36 है, 27 + 5 32, 32/36 करूंगा, 4 से काटूंगा 8/9 आएगा, तो 1/8 + 1/9 8/9 -1। सिंप्लीफाई कर दो, 8 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 9 + 64 - 72 ये आएगा 73 - 72 दैट इज 1/72। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। अब ये बहुत ही पुराना घिसा पिटा सवाल जो एसएससी पूछता हुआ है, हर एग्जाम में याद। एक सर्टेन पार्क है जिसके अंदर नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ लेग्स मंकी के और ह्यूमन विजिटर्स के काउंट किए जाते हैं, और ये पाया जाता है कि हमारे पास 54 तो हेड्स हैं और 148 लेग्स हैं। तो हमें बताना है नंबर ऑफ मंकीज कितने थे। इसे काफी लोग एलिगेशन से भी करवाते हैं और एलिगेशन से आ भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बेसिक रिकमेंड करता हूँ कि बेसिक से आपको अभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। अब भैया देखो टोटल लेग्स और टोटल हेड्स मुझे दे रखे हैं, ठीक है ना। इंसान के कितना हेड होता है, एक आदमी के कितने हेड सर होते हैं, एक ही होता है, 2 तो नहीं होते। एक बंदर के कितने सर होते हैं, एक ही होता है। लेग्स की बात करें, इंसान के 2 लेग होते हैं और बंदर के 4 लेग होते हैं, हमें यह भी पता है। तो भैया सोल्व करो ना, ठीक है। नंबर ऑफ ह्यूमंस को मैं h मान लेता हूं और नंबर ऑफ मंकीज को मैं m मान लेता हूं, ठीक है। तो हमारे पास जितने इंसान या जितने मंकी है उतने उनके हेड्स होंगे। हेड्स कितने दे रखे हैं, टोटल 54 दे रखे हैं।
148 लैक्स हैं। ह्यूमन के कितने लैग होते हैं? 2 लैग होते हैं। मंकी के कितने लैग्स होते हैं? 4 लैग्स होते हैं। तो जितने मंकी हैं उसके 4 गुना उसके टोटल लैग्स होंगे। टोटल लैग्स कितने हो गए? 148 हो गए। हमें यह बताना है कि भैया मंकी कितने हैं पार्क के अंदर, कितने बंदर हैं। तो हेड वाला रिमूव करना है। यहाँ पे h है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटा दूंगा, सिंपल है ना। तो 2 मंकी मेरा किसके बराबर हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे 148 माइनस 108 दैट इज 40। और टोटल नंबर ऑफ मंकीज कितने आ गए? 20 आ गए। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल पूछा, अच्छा लगा देख के, वरना इसे कई बार इतना इग्नोर किया जाता है इस टॉपिक को हद से ज्यादा। क्या था? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री if the distance between the tower and the building is 50√3 find the height of the tower। क्वेश्चन इतना सरल, मेरे पास क्या था, एक टावर पे आप देख रहे हो, ये मैंने टावर मान लिया। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल लेना अगर एक बिल्डिंग का, जिसकी हाइट हमें 10 मीटर दे रखी है, तो वो हमें दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री होगा तो अगर मैं पैरेलली बनाता हूं तो ये वाला एंगल भी मेरा 60 डिग्री आ जाता है। ठीक है, हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर हो जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के, अगर यहां से दिखता तो। आगे बढ़ते हैं। टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी कितनी है? 50√3 की है। ये वाली दूरी 50√3 दे रखी है। ठीक, हमें बताना हाइट ऑफ टावर क्या होगी। अगर मैं देखूं यहाँ पे हमें ये बताना है, कैसे सोल्व करेंगे। ये 10 है तो यहां से लेके यहां तक का मान 10 होगा। मुझे क्या करना है? मुझे तो बस ये वाला पोर्शन की हाइट निकालनी है और 10 जोड़ देना उसके अंदर। जब ये 60 डिग्री होता है तो हमारे रेशियो किस तरीके से चलते हैं? आप कहते हैं सर ये 1 रेशियो होता है, ये मेरे पास √3 रेशियो होता है, और ये मेरे पास क्या होता है? 2 रेशियो होता है। यही पढ़ते हैं हम 60 डिग्री के केस में। तो अगर ये 1 रेशियो 50√3 है तो √3 रेशियो कितना आ जाएगा? 50√3 इंटू में √3 डेट इज 50 इंटू में 3 150। तो हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी? 150 प्लस 10 डेट इज 160। क्या क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया? बताओ, क्लियर है सभी लोगों को? नहीं है? The average age of A, B and C is 20 years. 2 years ago the sum of the ages of A and B was 6 more than that of C. Present age of C. अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तो टीचर की भी रिक्वायरमेंट नहीं कि वो क्या पढ़ाए इसमें, ये तो बेसिक है बिल्कुल कि ए बी और सी की जो एवरेज एज है वो 20 ईयर्स है। तो सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी, इनकी प्रेजेंट एज 20 इंटू में 3 हो जाएगी मेरे पास 60। 2 साल पहले ए और बी की एज का सम 6 जाता था सी की एज से, तो ए और बी की एज का सम, ए की एज 2 साल पहले कितनी? a-2। बी की एज 2 साल पहले कितनी? b-2। ठीक है, इनकी एज का जो सम है वो सी की एज से 6 सी की जो 2 साल पहले एज थे उससे 6 ज्यादा था। सी की 2 साल पहले एज इतनी होगी, उसमें 6 जोड़ दो, इक्वेशन बन गई। हमें बताना है प्रेजेंट एज ऑफ सी, हमें सी का मान निकालना है। सोल्व करूंगा यहाँ पे, देखो a प्लस बी मिल जाएगा मुझे, ये यहाँ पे माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4 बनेगा, 6 और 4 10 में से 2 घटाऊंगा तो c प्लस 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर a प्लस बी सी प्लस 8 के बराबर है तो यहां पे मैं लिख दूंगा तो ये 2c प्लस 8, क्या ये 60 के बराबर आ गया? c का मान कितना आएगा? 8 घटाया 52 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 26। चलें आगे। मैंने अभी तक सिर्फ पूरे पेपर में से 2 क्वेश्चन अलग करे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन में सीक्वेंस में आपको कराता जा रहा हूं, और ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन अभी तक एक भी नहीं मिला मुझे। एक टाइम एंड वर्क का वो ठीक ठाक सवाल था, बाकी सारे वेरी इजी। द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड, ये दे रखा हमें 6:3:2। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है हमें इतना, हमें बताना है वॉल्यूम क्या होगी इस क्यूबॉइड की। अरे भैया ये 6x, ये 3x और ये 2x अगर मैं मान लूं तो क्यूबॉइड की मेरे पास, सीधा बताओ मैं कोई लॉजिक नहीं लगा रहा, मैं बेसिक से करा रहा हूं कि मेरे पास टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ट्वाइस इंटू में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू में लेंथ। ठीक है, यही होगा मेरे पास, और ये किसके बराबर दे रखा है हमें? 1800 के। सोल्व कर लो आप, 2 को तो आप चाहें तो एलिमिनेट कर लो, ये मेरे पास 900 आ गया।
अब यहाँ पे ये 6x है, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा, या तो आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, चलो यहाँ पे b कॉमन ले लिया, l प्लस h को कॉमन ले लिया, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है हमारी, वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं पता आपको, आप इसमें ये वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं कर रहे कि मेरे पास यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, या तो आप ऐसे यूज कर लें ब्रैकेट वाला पार्ट, वो भी हो जाता है, वरना बेसिक से कर लो। 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 18 और 6 कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 26 24, और यहाँ पे 24 6 इंटू 2 12, तो ये हो जाएगा 36, ये हो गया 36x स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये 900 के बराबर। 36 से काटूंगा 25, और x का मान कितना आ गया 5। अगर x 5 आ गया तो वॉल्यूम क्या होगी मेरे पास, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मेरे पास 6 इंटू 3 इंटू 2, और x तीनों में मल्टीप्लाई हो गया, मतलब मैं कह सकता हूं x का क्यूब मतलब 5 का क्यूब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 125 से पूरा का पूरा कटेगा। 5 का क्यूब मतलब क्या होता है 125। 125 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट मेरी 125 से कटनी चाहिए। लास्ट की 3 डिजिट 125 से कट रही है नहीं कट रही, 125 से कट रही है नहीं कट रही, 125 से कट रहा है कट रहा है, 125 से कट रही है नहीं कट रही, यही आंसर है, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं अब हम। अब देखो ये सवाल क्या है, 2 पेंसिल और 3 पेन का जो कॉस्ट है वो 55 है, 7 पेंसिल और 2 पेन का कॉस्ट है 65, तो हमें टोटल 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट बतानी है। तो 2 पेंसिल है, पेंसिल को स्मॉल पी से डिनोट कर लेता हूं, 3 पेन है, पेन को कैपिटल पी से कर लेता हूं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेन यूज करते हैं, बचपन में पेंसिल यूज करते हैं, छोटा और बड़ा, ये हो गया हमारा 55। फिर कहता है हमारे पास 7 पेंसिल्स हैं और मेरे पास 2 पेन है और इनकी कॉस्ट है 65। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्या सोल्व करके मैं पेंसिल और पेन की कॉस्ट निकाल सकता हूं? हमें बताना है 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, पेन प्लस पेंसिल, ये बताना है कि क्या होगा। कुछ भी एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये आसान दिख रहा है तो ये सोल्व कर लेता हूं। पेन्स की बराबर कर देता हूं, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई 2 से, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई 3 से, है ना। 65 इंटू 3 195, ये होगा 110। 195 में से 110 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 85 आएगा। 7 3 जा 21 पेन माइनस 4 पेन पेंसिल, सॉरी, तो मेरे पास कितना बचेगा 21 माइनस 4 दैट इज 17 पेंसिल। पेंसिल की कीमत कितनी, 5 से घटेगा 5। एक पेंसिल अगर 5 रुपए की है तो 5 दूनी 10, 55 में घटाया तो 45, 45 को 3 से भाग दिया तो पेन की कीमत कितनी आ गई 15। 15 प्लस 5 कितना हो गया 20, 20, दिस इज द प्राइस, एक पेन और एक पेंसिल की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्टनरशिप का ठीक ठाक सवाल है, देखने में मुश्किल लग सकता है लेकिन है नहीं। 2 दोस्त हैं ए और बी, उन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट करा, 1,50,000 इन्वेस्ट करे और एक ने 2,50,000 इन्वेस्ट करे। जो भी प्रॉफिट होगा इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट के रेशियो में हम बांट लेंगे, सिंपल। तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो। 1 साल के बाद उन्हें प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपीज का, तो 6 लाख दोनों में उनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा। आगे कहते हैं उन दोनों ने 50,000 और बिजनेस प्रॉफिट के अंदर डाले, जो उनका प्रॉफिट हुआ था उसके अंदर डाले, और इसे दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जिससे उन्हें 4,20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ए का शेयर क्या होगा प्रॉफिट में? सिंपल सी बात है भैया, ए और बी की अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा। अगर प्रॉफिट का रेशियो निकालूं तो आप सीधा कह सकते हैं सर 50,000 से दोनों कट जाएंगे, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 5। ये हो गया इनके इनिशियल प्रॉफिट का रेशियो। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 6 लाख का। अगर मैं निकालूं यहाँ पे 8 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 6 लाख को रिप्रेजेंट करेगा। एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 8 से डिवाइड करूंगा इसे तो मेरे पास 7 जा और 5 जा 75,000। तो ए को कितना मिलेगा, 3 इंटू में 75,000, 225, अभी जीरो नहीं लगा रहा मैं, ठीक है, 2,25,000 को 225 लिख रहा हूं, इसके बाद 3 जीरो है मान लेना। बी को कितना मिलेगा 5 इंटू में 75, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहां पे 375, ये बी को मिल गया प्रॉफिट। ए और बी का प्रॉफिट बढ़ गया। इसके बाद दोनों ने 50-50 हजार रुपए और लगाए बिजनेस के अंदर। अगर 50,000 लगाए तो मैं 3 जीरो को अगर फिर से एलिमिनेट कर लूं तो ए ने इतना इन्वेस्ट कर दिया, बी ने इतना इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है तो प्रॉफिट का रेशियो भी तो यही होगा। अब टोटल बिजनेस पे प्रॉफिट कितने का हुआ
4,20,000 को हुआ तो हमें ए का प्रॉफिट बताना है। सोल्व करेंगे इसे हम, आप चाहें तो 25 से काट सकते हैं सारों को। ये 9 और 2 11 और ये मेरे पास 25 से 15 और 2 17, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। कंबाइंड प्रॉफिट हो गया 28 रेशियो। ये 4,20,000 के बराबर दे रखा है, हमें 11 रेशियो का मान बताना है। आप कहेंगे सर ये 1.5, ये 18 को 1.5 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा ना, तो एक रेशियो मेरा 15,000 के बराबर होगा। तो 11 रेशियो मेरे पास 11 इंटू में 15,000, 15 इंटू 11 क्या होता है 165। ऑल्दो जब यहाँ पे आपने देखा 11 रेशियो 17 आ रहा है, आपका आंसर 11 का मल्टीपल होगा, तो आप चेक कर सकते थे चार ऑप्शन में 11 का मल्टीपल कौन सा था। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये है क्या, ये है, हाँ है, नहीं सॉरी नहीं है, क्या ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है, एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल था। बट कोई नहीं, हम देखते इतने में चेक करते 11 का मल्टीपल, इतने में तो आंसर ही निकल गया हमारा, राइट। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब देखो ये क्या दे रखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट्स आउट ऑफ मैक्सिमम 25 इन अ टेस्ट आर गिवन। 25 में से 25 मार्क्स में से कितने कितने मार्क्स आए हैं वो दिखा रखे हैं 15 स्टूडेंट्स के, ठीक है। हमें बताना है कि मोड्स का प्रोडक्ट क्या होगा। हमने ये पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में कि मोड हमारे मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी मोड्स आएंगे उनका मल्टीप्लाई करके आपको बताना है कि मोड्स का मल्टीपल क्या होगा। तो अगर मैं मोड निकालने की शुरुआत करूं तो हम मोड्स में कैसे दिखा रहे हैं, हमें हर चीज की अकरेंस देखनी है कि कितनी बार है। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे मैंने लिखा 13, आप एक एक करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर एक बार आ रहा है तो मैं ऐसे लिखूंगा, अगर दोबारा रिपीट हुआ तो इसके बराबर में दोबारा लिख दूंगा। 13 है, 11 है, 16 है, वेरीफाई करने के लिए 15 है, फिर मेरे पास 18 है, फिर मेरे पास 12 है, फिर दोबारा 13 आ गया, मेरे को अभी याद है तो मैंने चलो एक बार और लिख दिया 13। फिर मेरे पास यहाँ पे है 14, फिर मेरे पास है यहाँ पे 10, फिर मेरे पास है 22, फिर मेरे पास दोबारा आ गया 15, फिर मेरे पास है 21, फिर मेरे पास है 20 और फिर मेरे पास है क्या 17 और फिर है 24। अब आप एक बार दोबारा चेक करो कुछ रिपीट तो नहीं हो गया। 11 16 18 12 14 10 21 20 22 17 सारे के सारे ये अलग हैं। तो मेरे पास दो चीजें हैं जो रिपीट कर रही हैं, एक तो 13 है और एक 15 है। दोनों की अक्रेंस कितनी बार है, दो दो बार है। तो ये भी मोड है मेरा, एक मोड तो हो गया 13 और एक मोड हो गया 15। 15 इंटू 13 कर दूंगा तो कितना आ गया 195। यही तो मेरा मोड्स का प्रोडक्ट है। अब इसके लिए क्या अलग कोचिंग की जरूरत पड़ेगी आपको, अगर स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ लिया, सेम है, ठीक है, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने। अगला सवाल मेरे पास, हरि, कमल और ललित एक इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं जिसके अंदर 6050 वोट्स हैं और कोई भी वोट मेरी इनवैलिड नहीं है, ठीक है। कमल को 42% ज्यादा वोट्स मिली, किससे, जो टोटल वोट्स मिली हरि और ललित को। ललित को खाली 8% मिला है टोटल वोट्स का, तो हमें बताना है कि कितनी वोट्स हरि को मिली। अब इससे बेसिक क्वेश्चन क्या आप एक्सपेक्ट करोगे इलेक्शन का, आप ये बताइए मुझे। बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें इलेक्शन की लॉजिक भी नहीं लग रहा है, ये परसेंटेज का सिंपल सवाल है। आप कहेंगे सर क्या है, मेरे पास दो लोग हैं, एक कमल है और मेरे पास एक हरि और ललित है, ठीक है। कमल को 42% ज्यादा वोट्स मिली है, टोटल वोट जो हरि और ललित को मिली है। तो हरि और ललित को अगर मैं मान लू 100 वोट्स मिली हैं तो कमल को कितनी मिली होगी, 142 रेशियो में लेके चल सकते हैं, ठीक है। कहता है ललित को टोटल वोट्स का 8% मिला है, तो हमें बताना है कि हरि को कितनी वोट्स मिली होंगी। तो सिंपल तरीके से आप चाहो तो कर सकते हो। आप कहेंगे सर कमल, हरि और ललित तीन ही लोग थे, तो टोटल वोट्स कितनी हो गई 242। टोटल वोट्स क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, हमें 6050 दे रखी है। अच्छा, क्वेश्चन को देखते मुझे ये तो समझ आ रहा है कि भैया इसमें 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो एक काम करता हूं, इसे 5 से स्प्लिट करके चेक कर सकता हूं कि किससे कटेगा, वरना आप इंडिविजुअली काटना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इसे 5 से अलग कर लूं तो ये आएगा मेरे पास 1 2 1 0 इंटू में 5, है ना। 5 का मल्टीपल मुझे नहीं चाहिए था यहाँ पे, तो मैंने एक मल्टीपल हटा दिया, बाकी 0 से तो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ध्यान देखें 121 इंटू में 242 होता है, तो मेरे पास यहाँ पे ये 10 होगा और ये 2 होगा, और मेरे पास एक रेशियो किसके बराबर आ जाएगा अगर मैं काट दूंगा तो 25। एक रेशियो 25 वोट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हरि और ललित को टोटल कितनी वोट्स मिली, इंटू में 25, ये हो गई 2500 वोट्स। आगे कहता है क्वेश्चन के अंदर कि ललित को कितनी मिली है, टोटल की 8%। अगर 8% में इसका निकालूंगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 8 से मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा। 8 को अगर मैं 5 से करूंगा 40, यहां पे बचेगा 4 और 8 6 48,
तो 484 वोट्स किसे मिली हैं? ललित को मिली है। ललित की वोट्स इतनी है, टोटल वोट्स हरि और ललित की मिला के 2500 हैं, तो हरि की वोट्स कितनी होगी? इसमें से इसे घटाना है हमें, बस क्या आ जाएगा? 2016। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये इलेक्शन के मुश्किल क्वेश्चनों में से नहीं है, इजी क्वेश्चंस में से है, ठीक है। इलेक्शन के एग्जाम से पहले टीयर 1 के सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए मैंने क्लास भी डाली थी यूट्यूब पे, अगर आपने देखी होगी तो आप देखेंगे उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या था, और ये तो इनिशियल क्वेश्चंस में से एक था। कहता है द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 13 पर्सन अमंग 14 पर्सन इज 78 kg, द वेट ऑफ द 14th पर्सन इज 39 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 14 पर्सन, फाइंड द वेट ऑफ द 14th पर्सन। अब ये इस तरह का सवाल एसएस ने इतनी बार पूछा है कि इसकी छोटी ट्रिक भी मैंने आपको याद करा रखी है, बट पहले मैं बेसिक से कराऊंगा, फिर छोटी ट्रिक तो मैं आपको बता ही दूंगा। बेसिक से भी जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है एवरेज चैप्टर, उन्हें ये तो पता है ना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके बराबर होता है, ठीक है, एवरेज इंटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के। तो स्टार्ट करते हैं, टोटल सम को इक्वल करेंगे। कहता है जो एवरेज वेट है फर्स्ट 13 पर्सन का 14 पर्सन में वो कितना है? 78 kg। तो फर्स्ट 13 पर्सन का टोटल वेट कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। वेट ऑफ द 14th पर्सन इज 39 मोर देन द एवरेज वेट, जो 14 पर्सन का होगा। तो अगर मैं बात करूं 14 पर्सन का एवरेज वेट अगर मैंने x मान लिया, तो मेरे पास 14th पर्सन का वेट क्या होगा? x प्लस 39 होगा। तो टोटल मेरे पास सारे लोगों का वेट आ गया इतना। अगर मेरे पास 14 पर्सन का एवरेज वेट x है, तो ये किसके बराबर होगा? 14x के बराबर होगा या नहीं होगा? इक्वेशन बन गई, सोल्व करके x का मान निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। हमें बताना है वेट ऑफ द 14th पर्सन, ये मान निकालना है हमें। क्या क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? 14x में से x को घटाया 13x, 13 अगर आप कॉमन ले लेंगे, मैं लिख ही देता हूं यहां पे, कैलकुलेशन कुछ मत करो, कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं है, मैक्सिमम केसेस में एवरेज में चीजें कट जाती हैं। अब 13 से इसे काटूंगा तो ये आएगा 3, ये कट गया, 78 प्लस 3 कितना हो गया? 81 हो गया। और यहाँ पे x प्लस 39 पूछा है, तो यहाँ पे मैं प्लस 39 और लगा दूं अगर, तो ये कितना हो गया? 120। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? एग्जाम में 1 मिनट में डुएबल है या नहीं, अगर आपने पहले नहीं कर रखा तब भी। ऑल्दो इसे डायरेक्ट तो मैं वैसे ही कर दूंगा क्वेश्चन को, इसका डायरेक्ट तरीका भी होता है हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर मैं इसे डायरेक्ट मेथड से कोशिश करूं सोल्व करने की, जो हम विजुअलाइज कर लेते हैं चीजों को, उससे कि पहले 13 पर्सन का एवरेज वेट है 78 kg, 14 पर्सन का जो वेट है ना वो एवरेज से कितना ज्यादा है? 39 ज्यादा है। तो जो ये 39 kg वेट है, ये कितने लोगों में बटा होगा जिससे कि एवरेज मेरे पास x बन जाए? आप कहेंगे सर पहले 13 लोग थे, ये 39 kg वेट उनमें गया होगा, तब जाके तो मेरा एवरेज क्या बनेगा? x बनेगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो 39 kg है कितने लोगों में बटेगा? 13 लोगों में बटेगा। तो मेरे पास जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा? पहला एवरेज था 13 लोगों का 78, ये मेरे पास 39 बढ़ गया इन 13 लोगों में, तो जो नया एवरेज बना वो कितना बन गया मेरा? ये बन गया 14 लोगों का एवरेज 81। हमसे पूछा है कि 14 पर्सन का बता दो एवरेज वेट कितना है, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 39, एवरेज से 39 ज्यादा, तो ये कितना आ गया? 120। डायरेक्टली कर सकता है, डेविएशन यूज करो ना यहाँ पे कि एवरेज से कितना ज्यादा है? 39 kg ज्यादा है। तो ये 39 kg एवरेज बनाने में किस तरह से यूज होगा? बाकी के जो 13 लोग हैं उनमें ये 39 kg 14th पर्सन का बटा होगा। तो कितना कितना मिलेगा हर एक पर्सन को? आप कहेंगे 39 डिवाइडेड बाय 13, इट विल गिव मी 3। तो हर एक पर्सन को उसने 3-3 किलो वेट दे दिया, जिससे कि हमारा एवरेज एक्स निकल के आया। तो हमारे पास जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 78 तो पहले था, 13 में 9 बढ़ गया 13 में, तो हर एक को 3 मिला, 78 प्लस 3 डेट इज 81। तो एक्स का मान 81, नए पर्सन की एज कितना, एवरेज वेट कितना? 81 प्लस 39 डेट इज 120। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, 30th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। दो पिलर हैं इक्वल हाइट के, एक रोडवे के इधर साइड पे खड़े होते हैं, जो कि 150 मीटर वाइड है। ये मेरे पास दो पोल हैं, इनकी हाइट क्या दे रखी है हमें? सिमिलर दे रखी है, तो इसे मैं h मान लेता हूं और इसे भी मैं h मान लेता हूं, ठीक है। 150 मीटर का इनके बीच में ब्रेक है। एक पॉइंट ले लिया रोड पे ऐसे ही रैंडमली कि चलो भैया यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक।
अगर मैं एलिवेशंस निकालूं तो वो x डिग्री और y डिग्री है। यहां से एलिवेशन निकाला तो उससे ये x डिग्री है, यहां से एलिवेशन निकाला तो उससे ये y डिग्री है। कुछ इस तरीके से 10x क्या है मेरे पास 2/5, तो 10x 10 क्या होता है हाइट अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये 2:5 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि चलो यार ये 2a डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या होगा 5a होगा। ऐसे ही अगर 10y को निकालें तो 3/5 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 3b डिवाइडेड बाय 5b, यही तो है। ठीक, हमें बताना हाइट ऑफ ईच पिलर क्या होगी। पहले तो आप देखेंगे 2a और 3b बराबर होगा, रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई और इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई, तो रेशियो इक्वेट करने के लिए मेरे पास ये आ जाएगा 6। इसमें मैंने क्या करा 3 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे भी 3 से कर दूंगा तो ये आ जाएगा 15 रेशियो। ठीक, ऐसे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मेरे पास ये 6 रेशियो बनेगा, तो नीचे ये वाला वैल्यू आएगी 10 रेशियो। आपको ये ए और बी लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कंसेप्ट था। हमने रेशियो को इक्वेट कर दिया। रेशियो इक्वेट क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों पिलर्स की हाइट हमें क्या दे रखी थी, सेम दे रखी थी। चलो अभी लिख ही देता हूं। तो मैंने कहा 15 प्लस 10 25 रेशियो किसके बराबर है, ये 150 रेशियो के बराबर है। हमें 6 रेशियो का मान बताना है। इनटू में 6 टाइम्स आ रहा है, इनटू में 6 36, तो हर एक पिलर की हाइट कितनी होगी मेरे पास 36 होगी। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने यहाँ पे भी, सिंपल सिंपल जो चीजें दे रखी हैं उसे यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, डेट्स इट। तो ये हमारे के साथ मैंने यहाँ पे आपको 28 क्वेश्चंस करा दिए 30 में से, और मुझे नहीं लगता इन 28 क्वेश्चंस में आपको एक भी सवाल ऐसा मिला होगा जो आप नहीं कर सकते, आपको नहीं आता। अगर आपने प्री में 150 से ज्यादा नंबर लेके आए हैं आप, तो ये सब आपको आते हैं, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में प्रेशर के कारण नहीं कर पाए, या कहो आपने सही तरीके से इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करी, आप एक्सपेक्ट नहीं करके जा रहे थे कि ऐसा पेपर आएगा। आपने क्या करा, वो 2 क्वेश्चन जो मुश्किल से हैं, जो ठीक ठाक है, उसमें फंसे, उसमें टाइम लगाया, अपना आंसर नहीं निकला, टाइम वेस्ट किया, जिसकी वजह से आपका पूरा पेपर स्पॉइल होता चला गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम को चाहे इजी हो चाहे कुछ भी हो, जो भी मुश्किल क्वेश्चन लगे आप लास्ट के लिए छोड़ के चलिए, जो चीज पहले नहीं देखी भी उसे आगे के लिए स्किप करें। अब मैं फटाफट से उन 2 क्वेश्चंस पे आता हूं, एक प्रोबेबिलिटी का है और एक मिक्सचर का, वो भी बिल्कुल बेसिक से ही कराऊंगा, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर इस तरह की चीजों को आपको टैकल करना है तो आपको मॉक्स लगाने चाहिए, और जिन लोगों ने आरबी के मॉक्स लगाए होंगे या जो मैंने फ्री मॉक्स देते उनका लेवल तो खैर इससे काफी ज्यादा हाई था, ये तो पेपर इजी लेवल का है जो मैंने फ्री रखे थे, और बाकी जो आरबी के मॉक्स थे अगर आपने वो लगाए होंगे तो काफी हद तक आपको सिमिलर चीजें दिखी होंगी। ठीक है, हमने बिल्कुल इजी पेपर नहीं बनाया था पिछले साल का देखते हुए। और अगर आप लोगों को लगता है ना ये पेपर मुश्किल था, तो सीजीएल का 2020 का सीजीएल 2020 टीयर 2 का पेपर देके देखो आप, इससे बेटर पेपर का लेवल है। इवन 2019 टीयर 2 का भी उठाओगे ना आप 15-16 का, वो भी आपको इस पेपर के लेवल से अच्छा पेपर का लेवल मिलेगा। और यहाँ पे आपके पास टाइम भी ज्यादा था, 30 क्वेश्चन के लिए आपके पास 35 मिनट तक आप दे सकते थे आराम से। ठीक है, तो जिसने 28 क्वेश्चन करे, जिसने अच्छे से तैयारी करी और जिसने पैनिक नहीं करा, वो 28 क्वेश्चन आराम से सोल्व करके आया होगा इस पेपर में। फंसा होगा तो सिर्फ 2 क्वेश्चन के अंदर, और वो दोनों क्वेश्चन मैं आपको अभी करा देता हूं एक एक करके। एक क्वेश्चन था हमारे पास ये, ठीक है, मिक्सचर का। देखो फटाफट से खुद सोल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। कहता है मेरे पास 80 लीटर मिक्सचर है स्पिरिट और वाटर का, जिनका रेशियो दे रखा है 7:9। एक कंटेनर ए के अंदर ये है, तो कंटेनर ए बना लिया मैंने। ये टोटल सॉल्यूशन कितना है 80 लीटर्स है। अभी मैं इसे सोल रेशियो को छेड़ नहीं रहा, जरूरत लगेगी तो छेड़ेंगे। 20 लीटर्स का इसका मिक्सचर मैंने कंटेनर बी के अंदर डाल दिया। कंटेनर बी में भी क्या होगा, फिर स्पिरिट और वाटर ही जाएगा। अगर मैंने इसका क्या डाल दिया 20 लीटर इसमें से डाल दिया, फिर कह रहे हैं कंटेनर ए को हमने फिर 20 लीटर वाटर से भर दिया। ठीक, आगे कहते हैं अब 32 लीटर इस मिक्सचर का मैंने निकाला और अगेन कंटेनर बी के अंदर डाल दिया। तो हमें बताना है कि वाटर टू स्पिरिट का रेशियो क्या होगा,
में कंटेनर बी के अंदर। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं लेकिन ये कंफ्यूज करने वाला है थोड़ा सा, कि कभी यहां से कुछ उधर डाल रहे हैं, उधर से कुछ इधर डाल रहे हैं, सारा कंटेंट भी खाली नहीं कर रहे हैं। इसमें ज्यादा दिमाग लगाऊंगा तो मैं फंस सकता हूं। तो मैं बिल्कुल एज इट इज जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन में चाहता है, मैं एक एक चीज को निकालते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है, टू बी ऑन द सेफर साइड, कि कोई रिस्क ना हो मेरे पास सोल्व करने के लिए। तो यहां पे इनिशियली कंडीशन ये थी मेरे पास, अगर टोटल इनिशियली मेरे पास 80 लीटर सॉल्यूशन था तो 7 और 9 कितना हो गया, 16 रेशियो। इस क्वेश्चन में बच्चे पैनिक कर सकते हैं एग्जाम में, और कोई दिक्कत नहीं अगर करे उसमें पैनिक। ये हो गया मेरा 80 लीटर के बराबर, और यहाँ पे 1:5 के बराबर हो गया। तो मैं कह सकता हूं ये मेरे पास इनिशियली 35 लीटर था और यहाँ पे मेरे पास 45 लीटर था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से 20 लीटर उठा के कंटेनर बी के अंदर डाल रहा हूं। अब 20 लीटर कितना होगा, उसमें से कुछ मेरे पास ये भी जाएगा, क्या कहते हैं, स्प्रिट भी जाएगा, और कुछ मेरे पास वाटर भी जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं तो 20 लीटर कितना है, टोटल मेरे पास 80 लीटर था, मैं 20 लीटर को निकाल रहा हूं, तो 20 80 का कितना है, 20/80 1/4 है। तो मैं कहूंगा इसका 1/4 इधर जाएगा और वाटर का भी 1/4 इधर जाएगा। तो जब हम शिफ्ट करेंगे, इन केस ऑफ शिफ्टिंग हमारे पास क्या चीज निकल के आएगी, आप कहेंगे सर 1/4 जाएगा तो 3/4 रह जाएगा। 35 इंटू में 3/4 यहां पे रह गया, 45 इंटू में 3/4 यहां पे रह गया, और इसका 1/4 हमारे पास इधर चला गया, मतलब 35/4 यहां पे आ गया, और यहां पे मेरे पास 45/4 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, सबको क्लियर है, सिंपल है। आगे कहता है कि कंटेनर ए को हमने 20 लीटर पानी से भर दिया। अगर 20 लीटर कंटेनर ए के अंदर डाला गया तो वो 20 लीटर कहां पे ऐड होगा, अगले स्टेप में हमने 20 लीटर यहां पे डाल दिया, तो ये पानी इसके अंदर हमारा चला गया। आगे बढ़ते हैं। अब 32 लीटर मिक्सचर जो है वो अगेन ट्रांसफर किया गया कंटेनर बी में कंटेनर ए से। 32 लीटर कितना होगा टोटल, अब इसके अंदर कंटेनर ए के अंदर कितना है, आप कहेंगे सर 20 निकाला था मैंने और 20 ही डल गया, तो टोटल क्वांटिटी फिर से मेरे पास कितनी आ गई, 80 आ गई। 80 में से फिर से मैं 32 लीटर निकालूंगा तो कितना फ्रैक्शन निकालूंगा, 16 से काटेंगे तो 2/5। अब मैंने 2/5 निकालना है, तो वो 2/5 इसका निकल के किधर डलेगा, इधर डलेगा। तो हमें इसके अंदर बताना है कि फाइनली वाटर और स्पीड का रेशियो क्या है, तो इसका 2/5 इसमें ऐड करना है। अगर मैं 2/5 निकालूं, ठीक है, ये स्क्रीन छोटी होगी क्या नहीं होगी, इसका 2/5 निकालो आप, कितना आएगा, 5 से काट दूंगा। अगर मैं 4 को मैं हटा नहीं रहा क्योंकि यहां पे भी है, 4 काटने का फायदा नहीं है, 5 से काटूंगा 35 को तो 7, 7 तिया 21 और 2 42, तो इसके अंदर मेरा ऐड होगा 42/4, ठीक। इसके अंदर इसका अगर मैं 2/5 उधर डालूंगा तो इसका 2/5 कितना होगा, 5 से इसे काटूंगा तो 9, 9 3 जो 27, ठीक, और 5 से 20 को काटूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 4, ठीक है, और 4 और 4 16, 27 प्लस 16 43, 43 और इंटू 2 86/4। थोड़ा सा कैलकुलेटिव यहाँ पे कैलकुलेशन है, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं मन में कर रहा हूँ सारी, वरना आप लिख के भी कर सकते थे। मेरे पास ये वैल्यू आएगी। इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो 35 प्लस 42 डेट इज 77/4, और यहाँ पे हम देखेंगे 45 प्लस 86 डेट इज 131, 4 से 4 कट जाएगा, मेरा रेशियो है 77:131। ये किसका है, स्पिरिट और वाटर का है। ध्यान रखो लास्ट वाला पार्ट जरूर दोबारा पढ़ो क्वेश्चन का, हमसे पूछा था स्पिरिट रेशियो वाटर टू स्पिरिट पूछा था, तो वाटर टू स्पिरिट पूछेगा तो क्या आ जाएगा 131:77। वाटर कितना है 131, स्पिरिट कितना है मेरे पास 77। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है क्या? बाकी इस क्वेश्चन को जैसे हम पढ़ रहे थे तो हम अगर इसे ओवरऑल लेके भी चले, ठीक है, तो एक चीज मुझे इस क्वेश्चन में समझ आती है, मान लो आप सोल्व नहीं कर पा रहे, कहीं फंस रहे हैं, तो भी चारों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा यहाँ पे वाटर और यहाँ पे ये स्पिरिट है और ये वाटर है ना, इसमें से कुछ क्वांटिटी निकालूंगा, फिर वाटर मिलाऊंगा, फिर वो वाला पार्ट किसी और जगह डालूंगा, तो वाटर मेरा हमेशा बढ़ रहा है। वाटर यहाँ पे अगर 7:9 है तो फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा उसके अंदर वाटर का इंक्रीमेंट ही हो रहा है, वाटर कहीं घट तो रहा नहीं। पहले मैंने 20 लीटर निकाला वो अलग कर दिया, लेकिन जो रिमेनिंग सॉल्यूशन था उसके अंदर 20 लीटर डाल दिया, वाटर क्या डाला, वाटर डाला, फिर उस वाले सॉल्यूशन में से इधर मैंने क्वांटिटी सारी की सारी अपनी डाली, तो मेरा वाटर तो हर केस में इंक्रीमेंट ही हो रहा है, ठीक है। जितनी इनिशियल क्वांटिटी थी वाटर के सॉल्यूशन के अंदर
उससे ज्यादा ही होगी, मतलब रेशियो ज्यादा ही होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा ही होगी वाटर की या बराबर होगी, तो हमारे पास वाटर बड़ा होगा। और अगर वाटर ज्यादा होगा तो रेशियो, वाटर रेशियो स्पिरिट अगर पूछा है तो ये वाला पार्ट बड़ा होगा इस वाले पार्ट से, तो ये वाला आंसर करेक्ट नहीं हो सकता कभी भी, ना ही ये आंसर करेक्ट हो सकता, या तो ये करेक्ट होता या फिर ये करेक्ट होता। ये चीज समझ आई आप लोगों को। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो कि प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का भी मुश्किल सवाल नहीं है, उसमें बस एक स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने वाली है, वो स्टेटमेंट का मतलब समझाऊंगा। फाइनली हमारे पास ये क्वेश्चन बचा है प्रोबेबिलिटी का जो अच्छा पूछा गया था। ठीक है, इसमें समझेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट 13/27, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 11/18 और हमें बताना है देन दी ओड्स अगेंस्ट द इवेंट बी। सबसे पहले ये स्टेटमेंट का मतलब काफी लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा। ओड्स अगेंस्ट द इवेंट बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक, ऑल्दो ये क्वेश्चन रॉन्ग है अगर आप इसे ध्यान से समझे। देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमें दे रखा है यहाँ पे 5/9। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट दे रखा है, चलो इसे छोड़ता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा, कितना दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 11/18। अब ध्यान से समझो यहाँ पे, तो ए यूनियन बी क्या होता है अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो अगर मैं सैंपल स्पेस बनाता तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ए को ये वाला पोर्शन डिनोट कर रहा है, बी को ये व्हाइट वाला पोर्शन डिनोट कर रहा है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा का पूरा, राइट। तो हमेशा क्या होगा मेरे पास, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो हमेशा क्या होगा, वो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। इससे कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं तो ए का तो सारा पार्ट है ही, और बी का वो पार्ट जो ए के अंदर नहीं है वो भी इंक्लूड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, डिनोमिनेटर में 18 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे इंटू में 2 और इंटू में 2 कर दें तो ये मेरे पास 18 और ये मेरे पास 10 बचेगा, और यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 11 की तरफ जा रहा है और यहाँ पे ए यूनियन बी 10 की तरफ जा रहा है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गलती है, ठीक है, तो ओवरऑल ये क्वेश्चन गलत बन जाता है। लेकिन अगर आप इसे बेसिक से जानना चाहें कि किस तरीके से सोल्व किया जाएगा तो वो मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है, ए नॉट यूनियन बी नॉट भी दे रखा है। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैं एक बार आपको डायग्राम बना के सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। जनरली हम इस तरीके से अपना ड्रॉ करते हैं कि मैंने यह क्या बनाया, एक टोटल सेट जो सब कुछ रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर अगर मैं बनाऊं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ऐसे ही मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी बना सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी ये होगा। जब मैं ए यूनियन बी की बात करता हूं तो उसमें कौन सा पोर्शन आएगा मेरा, ये पूरा पोर्शन आएगा, तो ये कम मिलेगा मुझे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन में, इसके साथ साथ और क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इनमें कुछ भी छूटे ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि ए हो जाए प्लस बी आने की प्रोबेबिलिटी, और क्योंकि जब मैं दोनों को इंडिविजुअली ऐड कर रहा हूं तो ये वाला पोर्शन जो मिडल वाला रिपीट हो रहा है ये घटाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसे रिपीट वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन पोर्शन। इसका मान हमें दे रखा है डेट इज 13/20, 5/9। आगे बढ़ते हैं, कहता है ए नॉट यूनियन बी नॉट की प्रोबेबिलिटी ये है। अब ए नॉट यूनियन बी नॉट का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझेंगे। मैं इसी सर्कल को दोबारा नीचे बनाता हूं, मेरे पास ए मैंने ग्रीन से बनाया था ना, तो ये ए है और ये सारा का सारा पोर्शन, बचा हुआ पोर्शन, ये मेरा ए नोट में आता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो ए मेरा ये है और ये सारा का सारा पोर्शन ए नोट में आता है। ऐसे ही अगर मैं बी नोट निकालूं तो मेरे पास ये होगा, और यहां पे अगर मैं बनाऊं ये बी, तो ये सारा पोर्शन मेरा बी नोट में आता है। अब इन दोनों का यूनियन लूंगा तो इन दोनों के कॉमन पार्ट्स को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो कौन सा पार्ट है
जो नहीं आ पाएगा, आप कहेंगे सर ए नोट में मेरा ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक का। ऐसे अगर मैं बी नोट निकाल रहा हूं तो उसमें मेरा ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, तो जो ये वाला पार्ट है कॉमन वाला बस ये रह जाएगा, बाकी सारा का सारा इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट यूनियन बी नोट ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 माइनस, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी 1 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमें दे रखा है, ये किसके बराबर दे रखा है, ये हमें 13/27 के बराबर दे रखा है। दैट्स इट। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दे रखा है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल गई तो बी नोट हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन खत्म, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही तो होगा। तो सोल्व करके निकाल लेते हैं हम जल्दी से। अब आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे अगर मुझे ए नोट प्लस यूनियन बी नोट दे रखा है तो यहां से ये वाला मान निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 1 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 14/27। अब ये वाला मान मुझे मिल गया 14/27, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे ऑलरेडी गिवन है, डेट इज 11/18। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने में कोई टाइम लगेगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो गई मेरे पास, ये हो गया 5/9 प्लस 14/27 और यहाँ पे माइनस में 11/18। एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ये मेरे पास 6 जा 30, ये 2 जा 28 और यहाँ पे मेरे पास 3 जा 33। तो 58 माइनस 33 दैट इज 25/50। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग बी, अगर मैं 1 में से इसे घटा दूं तो ये आ जाएगा 54 माइनस 25 दैट इज 29/54। सोल्व करेंगे तो जब मैं डिवाइड करूंगा इसे 29/54 डिवाइडेड बाय 25/54 क्या आ जाएगा, 29 डिवाइडेड बाय 25। दिस विल बी माय आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर हुई। तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक था, एक मिक्सचर वाला क्वेश्चन ठीक ठाक था, बाकी सारी की सारी चीजें बहुत ही इजीली डुएबल थी, आप आराम से कर सकते थे। और अगर आपको कोई कहे कि इस मेंस के पेपर को देख के आपको नया कोर्स डिजाइन किया जाएगा, इसके बेसिस पे चीजें कराई जाएंगी, तो वो बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली बात है, क्योंकि इस पेपर में ऐसा कुछ था ही नहीं जिसके लिए चीजें नई तरीके से डिजाइन की जाए, या जो टीचर्स ने पढ़ाया मैंने पढ़ाया कि उससे हटके कुछ आया नहीं। ये नॉर्मल सी चीजें, मोड का मल्टीप्लीकेशन वहां पे पूछ लिया तो उसमें क्या दिक्कत है, आपको मोड निकालना आता है, ठीक है, मोड आपने निकाला मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट। इलेक्शन का क्वेश्चन था वो इजी था, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एक क्वेश्चन आपका टोटल, अगर सारे पेपर को समराइज कर दूं मैं तो 3 क्वेश्चन ठीक लगे मुझे। एक मिक्सचर का क्वेश्चन ठीक था, टाइम एंड वर्क का भी चलो काउंट कर लेता हूं ठीक क्वेश्चंस में, और एक ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। बाकी 27 क्वेश्चंस हर एक बच्चे को करने थे। कमी आपकी यहाँ पे क्या रही, आपने प्रैक्टिस कम करी, ठीक है। हम बहुत ज्यादा लीनियंट हो गए चीजों को लेकर, 2022 का मेंस आसान आया था, CHSL का मेंस आसान आया था, उस चीज को लेते हुए ज्यादा लीनियंट हो गए, जिसकी वजह से मैथ्स पे फोकस नहीं किया, या फिर जो मैं डेली कहता था ना आपको डेली 30 क्वेश्चंस मिक्स प्रैक्टिस करो, वो रह गए आपके, ठीक है। तो उन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दो आगे के लिए। और बाकी आप लोगों की तैयारी अच्छी है, अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस अपना लूज मत करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लो। आपके लिए काफी सारे फ्री टेस्ट हमने आरबी की वेबसाइट पर डाले हुए हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। डेली का एक मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट लगाना है तो वो भी लगा सकते हो आप, ठीक है। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के उसमें ही आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप आरबी की वेबसाइट पे जाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर में सीजीएल मेंस का जो अभी हुआ है तो डाल ही दिया। इसके अलावा CHSL 2023 टीयर 1 सारे मैथ्स के सेट्स, CHSL के स्टेनो के सीपीओ के डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप टेस्ट दे सकते हो। कोई दिक्कत आई तो आप ग्रुप वगैरह में पूछ सकते हो किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो जो भी लेटेस्ट एग्जाम होता है उसके हम प्रोवाइड करते हैं। मैथ्स के कुछ अच्छे टेस्ट हमने 2 साल पहले 2022 के लिए मैंने बनाए थे, जो फ्री रखे थे, ठीक है। उनका लेवल तो बहुत ज्यादा है, ये तो पेपर फिर भी उसके कंपेरिजन में काफी सही है, मतलब आसान ही था, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें खैर एडवांस मैथ्स भी हमने पूछा था, इस बार एसएससी ने क्या करा, एडवांस मैथ्स था ही नहीं पूरे पेपर के अंदर। इसमें आप देखिए अलजेब्रा का 0 क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं अलजेब्रा का, वो सिंप्लीफिकेशन में डालता हूं मैं, x² - b² वाले को अगर डाल रहा हूं तो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं, ज्योमेट्री का सिर्फ एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन का सिर्फ एक क्वेश्चन, एक या 2 हो सकते हैं मेंसुरेशन क्यों, डीआई का 0 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 0 क्वेश्चन, पूरा पेपर अरिथमेटिक बेस्ड था, ठीक है। और अरिथमेटिक तो आप हर एग्जाम्स में पढ़ते हैं, बैंक एग्जाम्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से आप कीजिए, बस मैं यही कहूंगा आप लोगों से, ठीक है।
और जिन लोगों को, जो लोग नए हैं एसएससी की तैयारी में, वो आरबी एप्लीकेशन के थ्रू अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट से कंप्लीट कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। डेली टारगेट ग्रुप्स भी अभी 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको डेडिकेटली गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको बताया जाएगा कौन सी क्लास कैसे कैसे देखनी, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बाकी दैट्स इट, ठीक है। जो लोग मेंस लिख के आए हैं वो अपना रिवीजन करें, एनालाइज करें थोड़ा सा कि कहाँ कमियां रह गई हैं और क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।